स्वागत है आपका इस चैनल में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो निमोनिया होने वाला है। निमोनिया क्या होता है? सबसे बड़ा एक इन्फेक्शन होता है, सबसे ज़्यादा कॉज होता है बैक्टीरिया से, वायरस से, फंगई से, सबसे हो जाता है ये। निमोनिया के केस में क्या होगा, जो एयरवे होते हैं, एयरवे मतलब जो सांस लेने वाले जो होते हैं एयरवे, उसमें स्वेलिंग आने लगती है और उसके बाद में वहाँ पे म्यूकस सबमिट होने लगता है, एक्युमुलेट करने लगता है पास, और फ्लूइड जैसी चीज़ें वहाँ पे एक्युमुलेट करने लगती हैं, डिपॉजिट होने लगती है, जिससे क्या है कि वो वहाँ पे जाएगा एयरवे में और वहाँ पे सांस लेना बंद कर देगा। ठीक है, तो ये निमोनिया ऐसे होता है। नेक्स्ट वाला में देख रहे हैं कि टाइप ऑफ निमोनिया। निमोनिया में क्या होता है, एक तो होता है लोबार, लोबार निमोनिया, और एक होता है ब्रोंकियल, ब्रोंकियल निमोनिया। ठीक है, अब लोबार निमोनिया, ब्रोंकियल निमोनिया, और अभी एक साथ में इसको सब कुछ को मतलब डिस्क्राइब करूंगा कैसे कैसे होता है। इसके और भी बहुत सारे टाइप होते हैं, जैसे कि हॉस्पिटल का होता है एक, हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया होता है। ठीक है, एक होता है कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया जिसको हम वीएपी बोलते हैं। कम्युनिटी वाले एक्वायर्ड निमोनिया को हम सीएपी बोलते हैं, हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया को हम एचएपी बोलते हैं। एस्पायरेशन जो निमोनिया होता है, ये भी एक चीज़, एक निमोनिया का ही टाइप होता है। अब ये होता किस वजह से है, कॉज की अगर आप बारे में बात करोगे, कॉज की अगर आप देखोगे इसमें कि ये किस वजह से होता है, तो ये फंगस से हो सकता है। ठीक है, फंगस जिसे बोलते हैं, वायरस से हो सकता है, बैक्टीरिया से हो सकता है, और मायोप्लाज्मा निमोनी करके एक होता है बैक्टीरिया, उसकी वजह से ये हो सकता है। साइन एंड सिम्टम्स में अगर आपको देखेगा तो जो इसका जो साइन एंड सिम्टम्स में जो आता है, वो जो लिप्स होते हैं ना, लिप्स का जो इस कलर होता है वो ब्लूइश होने लगता है। ठीक है, वो ब्लूइश होने लगता है लिप के कलर, या फिंगर नेल्स के जो फिंगर्स नेल्स होती हैं उनके कलर ब्लूइश इन कलर में चले जाते हैं। कन्फ्यूजन होता है, मेंटल स्टेट जो होती है उसमें वो कन्फ्यूजन होता है और डिलीरियम वाली स्टेट में आ जाता है। ये ओल्डर पर्सन में सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलता है, ओल्डर पीपल में सबसे ज़्यादा मिलेगा। कफ रहने लगेगी, रेस्पिरेटरी ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होने लगेगी, एक्सेसिव स्वेटिंग होगी, यानी कि बहुत ज़्यादा पसीना आएगा। लॉस ऑफ एपिटाइटेड मतलब भूख खत्म हो जाएगी, टायर्डनेस मतलब फटीग कि बहुत ज़्यादा थके थके से लगोगे, और एक्सेसिव ब्रीथिंग हो जाएगी, यानी कि ब्रीथिंग लेने में प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए ज़्यादा लेना पड़ेगा ब्रीथ। डायग्नोस में कैसे होता है, ब्लड टेस्ट करा लेते हैं इसका। ब्लड टेस्ट में जब हम डायग्नोस कराते हैं, ब्लड टेस्ट कराने जाते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं होता कि वो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देगा, तो कभी कभी ये इनएक्यूरेट भी दे देता है। तो इससे ब्लड टेस्ट करा लिया तो उसके बाद में हम चेस्ट रे, एक्सरे वाले में भी जा सकते हैं। इसमें क्या है कि डॉक्टर बोलता है कि चेस्ट रे एक्सरे करा लो, क्योंकि इसको डायग्नोसिस करने में ये बहुत हेल्पफुल होता है। इसमें क्या पता चल जाता है कि डिग्री कि कितने तक ये मतलब जो निमोनिया हुआ कितना डिग्री तक ये हो चुका है, और उसकी लोकेशन कहाँ पे ये लोकेट है अभी, ये जो इन्फेक्शन हुआ, तो ये हम चीज़ यहाँ से हमें पता चल जाती है। उसके बाद में क्या होता है कि पल्स ऑक्सीमीटर भी हम चेक कर सकते हैं, जिससे कि हमें ऑक्सीजन का लेवल पता चल जाए कि बॉडी में ऑक्सीजन कितनी है या उसको लंग्स कितना ले रहे हैं, तो वहाँ से हमें पल्स ऑक्सीमीटर से ये चल जाता है। स्पुटम कल्चर के लिए ये होता है कि इसको हम सीधे लंग्स से लेते हैं, मतलब फोर्सफुली लंग्स से ही इसको जो स्पुटम होता है उसको लेते हैं, और लंग्स से लेने के बाद में इसको हम लैब में भेज देते हैं। ठीक है, लैब में भेजने पे पता चल जाएगा स्पुटम कल्चर से कि कितना लंग्स इन्फेक्टेड है, कितना इस लंग्स इन्फेक्टेड हुआ है, इस तरीके से हमें यहाँ से चीज़ें पता चल जाएंगी। और सीटी स्कैन कर जाते हैं। सीटी स्कैन उनके लिए होता है, जैसे कि अगर मतलब निमोनिया का अगर कोई इलाज चल रहा होगा किसी का, तो सीटी स्कैन हम लेते हैं, जिससे क्या है कि लंग्स जो होती हैं उनकी जो पिक्चर है वो क्लियर हो जाती है। पिक्चर के लिए ये चीज़ क्लियर हो जाती है, तो हम सीटी स्कैन कर सकते हैं। ब्रोंकोस्पाज्मी कर सकते हैं। ब्रोंकोस्पाज्मी में क्या होता है कि जो लंग्स का जो एयरवे होता है उसमें हम एक ट्यूब डाल देते हैं। अब उस ट्यूब के ऊपर मतलब सब कुछ एग्जामिन करके लेके आ जाएगा, ये इसमें कैमरा लगा होता है ट्यूब में। जब ये हम इसमें डालेंगे अंदर, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि अंदर क्या क्या चीज़ मतलब है, क्या कहाँ पे इन्फेक्शन है, कहाँ पे इन्फेक्शन नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ हमें यहीं से पता चल जाएंगी। तो ये उसके टेस्ट हैं 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 टाइप का टेस्ट हैं जो कराने होते हैं उसमें।
मेडिकल ट्रीटमेंट का अगर आप देखो मेडिकल ट्रीटमेंट में, तो मेडिकल ट्रीटमेंट में आप सबसे पहले आपको एंटीबायोटिक चलानी होती है, ठीक है। एंटीबायोटिक चलानी इसलिए होती है क्योंकि जो भी बैक्टीरिया होता है उसको किल करना जरूरी होता है, तो एंटीबायोटिक चलाएंगे। एंटीपायरेटिक भी चलाएंगे क्योंकि इसमें क्या होता है, जब इस तरीके का कोई इन्फेक्शन होता है, निमोनिया होता है, तो उसमें फीवर भी आता है, तो एंटीपायरेटिक हम मेडिकेशन चला देंगे। एंटी ट्यूसिव चला देंगे। एंटी ट्यूसिव इसलिए क्योंकि जो कफ होता है वो जमा होने लगता है, कफ जो होता है वो जमा होने लगता है, और उसको हमें डिजॉल्व करने के लिए, जिससे वो कफ बाहर आ जाए, तो हम इसलिए इस एंटी ट्यूसिव चला लेते हैं। उसको हम O2 सैचुरेशन जो लेवल है उसको मेंटेन रखने के लिए बोलते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल जैसे ही नीचे जाएगा तो हम उसको क्या कर सकते हैं, हम ऑक्सीजन उसको प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। बेड रेस्ट की जरूरत पड़ती है उसको। बेड रेस्ट इसलिए कि अगर वो इधर उधर चलेगा तो उसको प्रॉब्लम आएगी, फिर से उसका जो हार्ट बीट है वो तेज हो जाएगी या सांस लेने में दिक्कत होगी, तो इस वजह से। और एक और चीज़ होती है, एंटीबायोटिक्स की जो टाइप्स होती हैं उसमें एक मैक्रोलाइड भी आती है, तो हम उस तरीके की मेडिकेशन भी चला लेंगे वहाँ पे। इस वजह तो इसमें उनको पेशेंट को फायदा हो जाएगा। नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या करना पड़ेगा हमें, नर्सिंग मैनेजमेंट में जो एयरवे है, जो एयरवे है, ये वाला जो एयरवे है उसको हमें क्लियर करना पड़ेगा, इम्प्रूव करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा, जो भी उसमें से सिक्रीशन आ रहा है उसको हमें मतलब गैस एक्सचेंज करके उसका स्लो रिकवरी करवाना पड़ेगा। तो एक तो ये हम कर सकते हैं। दूसरा, हम रेस्ट करने के लिए बोल सकते हैं। रेस्ट में क्या होगा, अगर हम उसको रेस्ट करने के लिए बोलेंगे तो वो सांस उसका ज़्यादा से ज़्यादा नहीं फूलेगा, तो वो जो दवाइयाँ दी हैं वो अपना आराम से काम कर पाएंगी। फ्लूइड इनटेक कर सकते हैं। फ्लूइड इनटेक मतलब डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए, एनर्जी कम नहीं होनी चाहिए, तो उस केस में हम फ्लूइड इनटेक बोल सकते हैं। न्यूट्रिशन भी उसी का पार्ट है, अच्छी डाइट भी उसको देंगे। ऐसी डाइट देंगे जिससे क्या होगा कि जो डाइजेशन है वो प्रॉपर चलता रहे। ज़्यादा कोई ऐसी डाइट नहीं देंगे जिससे डाइजेशन भी खराब रहेगा उसका, इस तरीके से नहीं देंगे। पेशेंट की अवेयरनेस कराएंगे कि आपको ये चीज़ हो सकती है, या फिर आपको अल्कोहल छोड़ना है, स्मोकिंग छोड़ना है, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें उनको बताएंगे। उसको मतलब अच्छे से पेशेंट को अवेयरनेस प्रोवाइड करेंगे कि ऐसे ऐसे ये चीज़ होती है। एजुकेटिंग पेशेंट, पेशेंट या फिर फैमिली बोल सकते हो, फैमिली को भी हम एजुकेट कर सकते हैं उनके अपने पेशेंट के बारे में, ठीक है। उसमें एक चीज़ ये और होती है कि हम उसमें जो करते हैं 2 से 3 लीटर वाटर के लिए उसको बोल देते हैं कि इतना तुम्हें पानी पीना ही पीना है, जिससे क्या होगा ना कि जो भी कफ रहेगा वो धीरे धीरे बाहर आ जाएगा। तो ये आज के, और एक चीज और रह गई थी यहाँ पे, हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया, इस तरीके का जो होता है। हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया में क्या होता है कि पेशेंट जब हॉस्पिटल से हॉस्पिटल जाता है किसी इलाज के लिए, तो पेशेंट क्या करता है ना कि वहाँ पे जाके निमोनिया लेके आ जाता है किसी और पेशेंट का, तो उसको हम बोलते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। और ये ज़्यादा सीवियर होता है, ठीक है, इस पे ध्यान रखने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया क्या होता है, कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया मतलब कम्युनिटी में आप हो, ये बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा होता है। जैसे कि हेल्थ केयर, किसी हॉस्पिटल में आप काम कर रहे हो, नहीं नहीं, आउटसाइड ऑफ ए हॉस्पिटल हो तुम, तो इस केस में जो इसको बोलते हैं हम वो कम्युनिटी वाला निमोनिया बोलते हैं। वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया क्या होता है, जब आप वेंटिलेटर पे होते हो किसी रीजन की वजह से, किसी बीमारी की वजह से, तो वहाँ से जो निमोनिया होता है उसको हम वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया बोलते हैं। एस्पायरेशन निमोनिया, एस्पायरेशन निमोनिया मतलब जब आप कोई सॉलिड फूड खा लेते हो, ठीक है, एंगल्फ कर लेते हो, या फिर लिक्विड, या फिर सलाइवा, या फिर वॉमिट, किसी तरीके का भी जो विंड पाइप में जाता है और लंग्स को प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो हम उसको एस्पायरेशन निमोनिया बोलते हैं। तो ये आज का टॉपिक था। आज के टॉपिक मैं यहीं पे कर रहा हूँ ख़त्म। नेक्स्ट वाले टॉपिक में मैं शायद इसका टाइप पढ़ूंगा कि कितने टाइप है, अलग अलग टाइप के बारे में बता सकता हूँ। अगर किसी को डाउट हो तो वो बता सकता है कमेंट बॉक्स में।